इससे पहले हमने आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को बता दिया था। वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये हमारे पास Q आवेश है, तो इसके द्वारा किसी दूसरे आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा। यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये एकांक आवेश की तरह काम कर रहा था, मतलब एक आवेश था। अगर आप सोचिए कि हमारे पास आवेश बहुत ज़्यादा हों, एक समान रूप से फैले हुए हों, जैसे अगर हम यहाँ पे एक वायर लेते हैं तो इस वायर पर अगर मान लीजिए बहुत सारे आवेश उत्पन्न हों, फैले हुए हों ऐसे, तो इस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर कितना बल लगेगा, इसको हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ पर भी बहुत सारे आवेश उत्पन्न हैं या आवेश बहुत सारे फैले हुए हैं, तो इस आवेश के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, इसको कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास गोला है तो गोला का कुछ आयतन होगा, मान लीजिए इसके बाहर बहुत सारे आवेश एक समान रूप से फैले हुए हैं, तो इस आवेश के द्वारा इसके किसी बिंदु पर कितना बल लगेगा, इस बात की गणना हम कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको एक आवेश के द्वारा किसी दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के बारे में ही पता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम समझते हैं कि जब आवेश एक समान रूप से वितरित हों तब वो किसी दूसरे आवेश पर, किसी दूसरे आवेश का मतलब किसी एक आवेश पर कितना बल लगाएगा, इस बात को हम समझते हैं। तो लिखते हैं किसी सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल, इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो हमने आपको बताइए तीन तरीके से हो सकता है, या तो आवेश रेखीय रूप से वितरित हो, या आवेश पृष्ठीय रूप से वितरित हो, या आवेश आयतनिक रूप से वितरित हो। तो इन तीनों प्रकार को लिखते हैं और हम यहां से एक एक करके इसका डेरिवेशन करते हैं। हमने पहला आपको क्या बताया, रैखिक आवेश वितरण। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा क्या है, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। दो जगह हो गया, आयतन आवेश वितरण। अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला लेते हैं क्या, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में क्या होगा, रैखिक आवेश वितरण हमारे पास जो आवेश होंगे वो एक समान रूप से किसी लाइन के ऊपर वितरित होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक इस तरह से, और इसकी डिस्टेंस कुछ यल है, तो इस आवेश पर यदि आवेश एक समान रूप से वितरित हो तब इस एक समान रूप से वितरित आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये कोई परीक्षण आवेश बिंदु है और ये इस रेखा से, इस रैखिक आवेश वितरण से P दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कोई बिंदु है जहां पे P परीक्षण आवेश स्थित है, तो हमें पता क्या है कि जो लगने वाला बल होता है वो सदिश होता है। तो इसकी दिशा की गणना करने के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा एक 3D में कुछ इस प्रकार से उपस्थित है।
इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। तो हम एक बार इस पूरे लाइन के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हमको इसको छोटे छोटे खंडों में बांटना पड़ेगा। जब इस लाइन को आप छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे तो इसका जो प्रत्येक खंड होगा वो एक सूक्ष्म खंड बन जाएगा और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो डीएल होगी और उस पर जो आवेश होगा वो भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होगा और उस पर जो आवेश होगा वो डीक्यू होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस यल है, यहाँ से हम किसी एक छोटे से टुकड़े को लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला टुकड़ा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो टुकड़ा होगा ये बहुत ही सूक्ष्म होगा, इसकी लंबाई बहुत सूक्ष्म होगी, तो डीएल मान लेते हैं। इसमें जो डी आया है ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इतने छोटे से जगह पे आवेश भी बहुत सूक्ष्म होगा, तो उसको हम डीक्यू मान लेते हैं। अब अगर आपको इस सूक्ष्म आवेश के द्वारा जो कि डीएल लंबाई बहुत ही सूक्ष्म लंबाई पर उपस्थित है उसके द्वारा जो उत्पन्न बल होगा अगर इस पे पता चल जाए तो आप इंटीग्रेशन करके इस पूरे यल के द्वारा इस पर लगने वाले आवेश की गणना कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, यदि आपको छोटी सी वैल्यू पता है, और पता कब है, मान लीजिए ये हमारे पास जो लंबाई है, अगर यहाँ से आपको यहाँ से वैल्यू पता है तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप छोटे छोटे टुकड़ों को तो ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए अगर ये टुकड़ा है ऐसे और बहुत सारे टुकड़े हैं, ये हमारे पास बहुत सारे टुकड़े हैं, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए ऐसे आप जोड़ेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा और इसमें एरर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। तो इस छोटे छोटे टुकड़ों को एक बार में जोड़ने के लिए हम इसका एक साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिससे यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई हमको पता चल जाती है। तो यहीं पे अंत में अगर ये आपको पता चल जाए कि इस डीएल लंबाई पर डीक्यू आवेश जो रखा हुआ है इसके द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगेगा, यदि आपको ये पता चल जाए तो आप इस पूरे लाइन के द्वारा जो कि यह लंबाई का है इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत बल होगा इसके ऊपर वो पता चल जाएगा। कैसे, इसका इंटीग्रेशन करके। चूंकि यहाँ पे ये जो डीएल डिस्टेंस है ये भी सूक्ष्म है, ये डीक्यू आवेश की मात्रा है ये भी सूक्ष्म है, तो इस आवेश के द्वारा जो कि डीएल लंबाई पर डीक्यू है इसके द्वारा उत्पन्न इसके ऊपर जो बल होगा वो भी बहुत सूक्ष्म होगा और वो कितना होगा उसको भी हम डीएफ के बराबर मान लेते हैं। डीएफ क्यों, क्योंकि जो बल की मात्रा वो भी बहुत सूक्ष्म होगी और इसलिए हम उसको डीएफ से दर्शित करते हैं। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि डीएफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे, लेकिन कूलाम का नियम एक सदिश नियम है तो इसकी दिशा भी जाननी जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये R1 दूरी पर आवेश है, ये वाला आवेश ओरिजिन से R2 दूरी पे है। तब अगर यदि आप यहाँ से यहाँ तक की दिशा को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये जो आपकी दिशा होगी यहाँ से यहाँ तक वो पता चल जाएगी। कैसे, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि आपके पास तीन रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हो कि एक का पूंछ, दूसरे का सिर, फिर दूसरी रेखा का पूंछ इसके सिर पर और इसकी जो सिर है वो किसी तीसरे रेखा के सिर से जुड़ी हो, तो ये जो हमारे पास वेक्टर R1, अगर मान लीजिए इसको R1 है ये R2 है, तो ये जो होगा ये R21 होगा। यहाँ से हमने यहाँ R1 लिया है, यहाँ R2 लिया है और देखिए किस तरह से जुड़ा है, यहाँ पे इसका पूंछ है, यहाँ पे इसका सिर है और यहाँ पे इसका सिर है और दूसरी रेखा के देखिए यहाँ पे पूंछ है जो कि कुछ इस रूप का है
ये जो होगा ये होगा R21 बराबर R2 माइनस R1। कैसे आया इसको समझाते हैं। अगर ये मान लीजिए सिर्फ ये R21 होता इस रूप में, तो ये R1 और इस डायरेक्शन में आया है, ये आगे ऐसे गया है फिर ऐसे आया है, ये होता वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 बराबर किसके होता R2 के, इसके बराबर होता। यहां से आप R21 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, R21 को निकालने के लिए आप R1 को उधर भेजते बराबर साइड के, यहाँ पे प्लस है तो उधर माइनस हो जाता, ये होता R21 बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी को हमने ऊपर लिखा है, ये जो R21 होगा ये R2 माइनस R1 के बराबर होगा। अब आपको इस आवेश से संबंधित सारी चीज़ें मिल गई हैं जो हमको चाहिए था, दिशा भी मिल गई है, इसके द्वारा जो लगने वाला सूक्ष्म बल है DF वो भी मिल गया है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम मिटाते हैं। माना यल लंबाई का एक पतला सीधा तार तार लिया जिस पर एक सूक्ष्म अवयव खंड डीएल, एक सूक्ष्म अवयव खंड डीएल लिया जिस पर सूक्ष्म आवेश DQ उपस्थित है। ठीक, इस पर एक सूक्ष्म आवेश DQ उपस्थित है तथा इस तार का जो घनत्व है, घनत्व कौन सा, क्योंकि यहाँ पे इस तार पे आवेश उपस्थित है इसलिए इसका जो घनत्व होगा वो होगा आवेश घनत्व तथा तार का आवेश घनत्व। लैम्डा, इसको हमने लैम्डा लिया है। घनत्व लैम्डा बराबर, इस चीज को एक बार समझ लीजिए, ये घनत्व निकलेगा कैसे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कोई बीकर होता और आप इसका सिर्फ इतना आयतन लेते, इतना यहां तक इसका आयतन लेते, तो यदि इसमें मान लीजिए ये 10 पार्टिकल्स आपने उठा के डाले और इसके इतने ही आयतन में हम कोई दूसरा बीकर ले रहे हैं ये, और इसका भी आयतन हम सेम ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे हम 100 पार्टिकल्स डाल देते हैं, तो ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा सघन कौन होता, तो ये होता। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का आयतन एक समान है लेकिन उतने ही आयतन में यहाँ पे बहुत ज्यादा कण है और उतने ही आयतन में यहाँ पे बहुत ही कम कण है, तो इसके जो कण होंगे वो बहुत ज्यादा दूरी पे होंगे और इसके जो कण होंगे वो बहुत ज्यादा एक पास होंगे। तो ओवरऑल समान आयतन में हमको
यहाँ पे जो कणों की संख्या ज़्यादा मिल रही है तो इसलिए इसका घनत्व भी ज़्यादा होगा, क्योंकि घनत्व का परिभाषा क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा ही उसका घनत्व होता है। तो यहाँ पे भी आयतन बराबर है, यहाँ पे भी आयतन बराबर है, दोनों में आयतन तो बराबर है, लेकिन इसके अंदर उतना ही आयतन में जो अवयव के कण हैं वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे घनत्व होगा वो कम होगा। इसी बात को हम इससे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयतन था और इसके अंदर डाले गए कण थे। अब इस बात को हम आवेश के रेस्पेक्ट में कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रेखा है, इस पर मान लीजिए 6 आवेश हैं और ये है 1 मीटर। हमने लंबाई 1 मीटर लिया, जिसके ऊपर 6 आवेश को हमने रख दिया। हमने एक दूसरी लंबाई ली 1 मीटर ही, लेकिन इसके ऊपर भी हम बहुत सारे आवेश रख दिए, लगभग ये 50 हैं। तो आप खुद सोच के बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा। यहाँ पे जो घनत्व होगा वो इसके लंबाई और इसके ऊपर उपस्थित आवेश के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे जो घनत्व होगा ये इसके आयतन और इसके अंदर डाले गए कण के रेस्पेक्ट में होगा। तो ओवरऑल जो दोनों का घनत्व होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश उत्पन्न हुआ है या कितना आवेश रखा गया है, और इसके एकांक आयतन में कितने पार्टिकल्स डाले गए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास दूसरा फिगर है जिसमें 1 मीटर में कम से कम 50 अवयव उपस्थित हैं, आवेश उपस्थित हैं, इसका जो घनत्व होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि घनत्व कैसे निकालेंगे, तो उसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है उसे ही हम घनत्व कहेंगे। और कौन सा घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व है वो क्या होगा, यहाँ से देखिए इसकी एकांक लंबाई है dl, तो घनत्व बराबर यहाँ पे होगा द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसके रेस्पेक्ट में, ये तो था इसके रेस्पेक्ट में कि इसके एकांक आयतन में कितने द्रव्यमान उपस्थित हैं, कितने कण उपस्थित हैं, लेकिन जब हम इसके आवेश के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये होगा घनत्व बराबर इसके एकांक लंबाई में, घनत्व बराबर लंबाई, ये है हमारा लंबाई, और इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश उत्पन्न है, क्योंकि यहाँ पे आवेश डाला गया है, यहाँ पे कण डाले गए थे, ये होगा आवेश। ठीक, ये था हमारे पास घनत्व किसका, आवेश का। आवेश घनत्व जो होगा वो आवेश बटे लंबाई के अनुपात में होगा। अब हम सूक्ष्म मात्रा अगर लिए हैं तो जो घनत्व होगा वो भी हमारे पास बहुत ही सूक्ष्म रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे जो घनत्व होगा, घनत्व बराबर आवेश, आवेश कितना लिया है dq, तो ये है आवेश dq बटे हमने ये जो दूरी ली है वो ली है dl, तो ये जो लंबाई होगी वो dl के बराबर होगी। कुछ इस तरह से हमको आवेश घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसको हम मिटाते हैं और अब आगे इसका हम डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं कि इस dl लंबाई पर या अवयव खंड पर dq आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश q नॉट पर कितना बल लगेगा। हो तब लगने वाला बल, चूंकि दूरी भी बहुत सूक्ष्म है, आवेश भी बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसके द्वारा जो लगने वाला बल होगा वो भी बहुत सूक्ष्म होगा और उसको हम df लिखते हैं। तब क्या होगा, इनके बीच में कूलाम का नियम लगेगा,
क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास सूक्ष्म दूरी थी जिसके ऊपर हमने सूक्ष्म आवेश लिया है, तो ये भी एक आवेश है, ये भी एक आवेश है, और दो आवेशों के बीच में हमेशा कूलाम का नियम लगता है। तो कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से जो DF होगा, DF बराबर है किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आवेश है क्या? DQ, और दूसरा आवेश है क्या? Q0, और इसके बीच में दूरी क्या है? R21 का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्यों नहीं हमने R21 वेक्टर लिया है? तो हमने सदिश निरूपण में आपको समझा दिया था। ये तो सिर्फ कूलाम के नियम का रूप है। यदि आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये किस दिशा में लग रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे एकांक वेक्टर का यूज करते हैं, और इसका जो एकांक वेक्टर होगा वो होगा R21 कैप। ठीक, ये तो पता चल गया कि इस DQ आवेश के द्वारा, जो कि इतने सूक्ष्म मात्रा में है, इसके द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस पूरे लाइन के द्वारा, जो कि L लंबाई का है, उस पे जो आवेश है, उस पूरे आवेश के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा। तो यहां से देखिए हमको क्या पता है, यदि आप सूक्ष्म DL की दूरी के द्वारा इस पर लगने वाले बल की गणना कर लें, तब आप यदि इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दें, तो आप यहां से यहां तक जो पूरा आवेश वितरित है उसके द्वारा इस पर लगने वाले बल की मान पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप ये जो DQ है, इसको आपको L के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? यहाँ से, क्योंकि हमको क्या पता है, ये जो हमारे पास लैम्डा है वो बराबर है किसके? DQ अपान DL के। यहाँ से DQ की वैल्यू हमको निकालनी है। तो DQ बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो DQ बराबर लैम्डा इंटू DL के बराबर हो जाएगा। अब आप इस DQ की वैल्यू को इसके ऊपर रखिए, ये जो होगा वो DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की जगह पे L DL अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। ये तो पता चल गया कि सूक्ष्म बल कब? जब आपके पास DL दूरी पर DQ आवेश उपस्थित हो, तब इस पर लगने वाला बल। लेकिन हमें निकालना है यहां से यहां तक, मतलब पूरे L पे जो आवेश वितरित है उसके द्वारा इस पे बल कितना लगेगा। तो हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर। समाकलन करने पर क्या मिलेगा? आप इसका समाकलन करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL R21 का स्क्वायर R21। आप क्या कर रहे हैं? समाकलन। तो समाकलन का ये साइन होता है, और कहां से कहां तक कर रहे हैं? पूरा L तक कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं L, यहाँ पे भी लिखते हैं L। DF का जब आप समाकलन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ F मिलेगा, क्योंकि इतना सूक्ष्म आवेश में जो लगने वाला बल था DF था, तो इस पूरे आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल होगा वो F होगा। ये बराबर किसके होगा? ये होगा F बराबर, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने एक चीज लिखना छोड़ दिया है, यहाँ पे Q0 है तो यहाँ पे भी Q0 होगा, यहाँ पे भी Q0 होगा। इसमें इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यदि उसके साथ कोई चर भी उपस्थित है, वेरिएबल उपस्थित है जिसका मान बदल सकता है, तो इसमें हमारे पास ये जो लंबाई है ये बदल सकती है।
तो जिसमें जो अगर आप डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल्स होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टर्म होते हैं जो इससे 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 मतलब ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम बना है उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, कांस्टेंट मतलब जो किसी के लिए भी बदले ना, उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 ये नहीं बदलेगा, Q0 परीक्षण आवेश ये नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो दूरी है ये बदल सकती है यदि आवेश को आप आगे पीछे करें तो। और इसमें ये जो हमारे पास dq है, dq मतलब यहाँ से देखिए dq मतलब लैम्डा इंटू डी एल, ये भी बदल सकता है यदि आप आवेश की मात्रा को बदलें तो। आवेश की मात्रा बदलेंगे तो घनत्व तो बदल जाएगा और ये इसका डीएल डिस्टेंस आप बदल सकते हैं। मतलब ये जो सारा टर्म है हमारा ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये Q0 1/4πε0 एक कांस्टेंट है। तो इसको हम इस इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, उसके बाद इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो हमारे पास df होगा ये सिर्फ f मिल जाएगा और यहाँ से हम Q0/4πε0 को बाहर निकालते हैं। उसके बाद बचा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बाहर निकल गया तो बचा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो इंटीग्रेशन किसका किसका, लैम्डा dl/r21 का स्क्वायर इंटू r21 और कहाँ से कहाँ तक, यल तक। अब आपको इस इंटीग्रेशन के द्वारा जो कि यल तक है, यल मतलब इस पूरे लाइन के द्वारा जो लगने वाला बल है यफ, वो पता चल गया कितना है, वो इसके बराबर है। तो ये था रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल। इसके बाद हम समझते हैं आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल क्या होगा।